नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत उत्पादन समाप्ति प्रमेय, जिसे हम आइलर प्रमेय भी कहते हैं या जोड़ की समस्या, जिसे संकलन की समस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉपुलर जो है, अधिकतर आपको हिंदी के कई नेम इसमें मिलेंगे, बट आप इंग्लिश का नाम जरूर देखिएगा। एवलर थ्योरम के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग एडिंग अप थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय हमें ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन के संसाधनों को, जितने भी उत्पादन के संसाधन लगाए जाते हैं, उत्पादन के साधन, जितने भी साधन है, ठीक है, लेबर है, आपके पास पूंजी है, उनको अगर सीमांत उत्पादकता के बराबर, सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य यह है कि जब अर्थव्यवस्था में कोई संसाधन लगाया जाता है तो उसकी अंतिम इकाई से हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है, यानी उसकी एडिशनल इकाई से, अतिरिक्त इकाई से, यदि हम मान लीजिए श्रम की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप कितना हमें उत्पादन प्राप्त हुआ है, तो वो कहलाएगा सीमांत उत्पादन। जब हम श्रम या पूंजी की एडिशनल इकाई को बढ़ाते हैं, एक अगली इकाई को बढ़ाते हैं, तो अगली इकाई से हमें अगली इकाई से कितना सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ लेबर का, और कितना सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ पूंजी का, कैपिटल का, दोनों के सीमांत उत्पादन के बराबर यदि भुगतान कर दिया जाए तो हमारा उत्पादन समाप्त हो जाता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग। एवलर थ्योरम या उत्पादन समाप्ति प्रमेय यह बताती है कि यदि उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाए तो उत्पादन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारे पास उत्पादन होता है, उत्पादन को यदि सीमांत उत्पादकता आप पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर पूंजी को भुगतान कर दो, प्लस सीमांत उत्पादकता के बराबर आप लेबर को, श्रम को भुगतान कर दो, तो आपका कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है उत्पादन समाप्ति प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि किसी भी उत्पादन के संसाधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर, जितने भी आपके पास संसाधन है, उत्पादन के संसाधन एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उनको यदि सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाएगा तो उत्पादन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का नाम है उत्पादन समाप्ति प्रमेय। आइए इसको हम विस्तृत व्याख्या करते हैं। उत्पादन समाप्ति प्रमेय स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ, इकोनॉमिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन ये थे। ये पूछा जाता है नाम आपके पीजीटी एग्जाम्स में, नेट जेआरएफ की क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये लेनहार्ड यूलर, जिसे यूलर थ्योरम के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। कौन सी? उत्पादन समाप्ति प्रमेय, जिसको हम एडिंग अप थ्योरम भी कहते हैं। एडिंग अप थ्योरम के नाम से भी जानी जाती थी। तो फर्स्टली डेवलप्ड बाय लेनहार्ड यूलर, एल यूलर के नाम से विकसित की गई, और जिसको विकसीड ने, याद रखिए ये नेम बड़ा पॉपुलर है, विकसीड ने अपनी पुस्तक द कोऑर्डिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस बुक का नाम आप याद रखिएगा, द कोऑर्डिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ने इसे आगे बढ़ाया, इसे अप्लाइड किया, अर्थात लेनर्ड यूलर, एल यूलर द्वारा यूलर थ्योरम को विकसीड ने अपनी बुक्स में अप्लाइड किया, पॉपुलर किया। तो आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट कि एडिंग या उत्पादन समाप्ति प्रमेय को विकसित किसने किया, तो आप लिखेंगे एल यूलर। लेकिन इसे आगे कौन बढ़ाया, इसको साइंटिफिक रूप किसने दिया, तो आप लिखेंगे विकसित। ये याद रखिएगा, यहां पर बहुत अधिक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, इस
सिद्धांत के अनुसार यानी उत्पादन समाप्ति प्रमेय के अनुसार उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता, हमने क्या बोला, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर यदि पुरस्कार दिया जाए तो उत्पादन आपका क्या हो जाता है, उत्पादन आपका समाप्त हो जाता है। तो अगर प्रत्येक साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता श्रम की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उत्पादन। ठीक है, अब आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता। मान लीजिए आप एक ए फर्म चलाते हो और ए फर्म में आपके पास 100 लेबर लग रहे हैं और 100 लेबर लगे हुए हैं और कुछ उत्पादन है। ठीक है, मान लीजिए उत्पादन कितना है, 1000 का, 1000 इकाइयों का है। क्लियर है, 100 श्रमिक, 100 लेबर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का, यानी 100 इकाइयों का, 100 इकाई मान लीजिए पेन बना रहे हैं। मान लीजिए एक लेबर आपने और लगाया तो कितना हो जाएगा, लेबर, नंबर ऑफ लेबर कितने हो गए, 101 हो गए। तो इससे उत्पादन बढ़ करके मान लीजिए 1010 हो जाता है, सपोज। यानी एक लेबर लगाने के बाद ये जो लेबर लगा उससे उत्पादन कितना बढ़ा, उत्पादन 10 बढ़ गया। यानी एक एडिशनल लेबर लगाने से हमारा जो उत्पादन कितना बढ़ जाता है, 10 बढ़ जाता है। तो वास्तव में इस लेबर को जो मिलेगा रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में, ये 10 पेन बेचने के बाद, मान लीजिए एक पेन का मार्केट में दाम कितना है, 15 रुपए है, सपोज दैट ये प्राइस है। मार्केट में इसको बेचने के बाद प्राइस 15 रुपए है, तो 10 पेन से मिल जाएंगे कितने, 150 रुपए मिलेंगे। अतः लास्ट श्रमिक का मजदूरी कितनी है, 150 रुपए। यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यही इस श्रमिक का रिवार्ड है, यही सारे श्रमिकों का रिवार्ड होगा, यही सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान होगा, यही सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार होगा। तो एक अतिरिक्त श्रमिक को, यानी उत्पादन समाप्ति प्रमेय के अनुसार उत्पादन के साधनों के अंतर्गत, मान लीजिए आपने पूंजी लगाया, मान लीजिए आपने श्रम लगाया, तो पूंजी की अंतिम इकाई से कितना उत्पादन बढ़ा है वो सीमांत उत्पादन होगा। उसको मार्केट में आप बेचिए, जितना मिलेगा वही उसका पुरस्कार होगा। उसी प्रकार श्रम का मैंने समझाया पूरा कि श्रम को एडिशनल लेबर लगाने के बाद जितना उत्पादन आएगा। तो इस प्रकार टोटल प्रोडक्शन को यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू टोटल लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्लस टोटल कैपिटल, अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे तो कुल उत्पादन आपका वितरित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है उत्पादन समाप्ति प्रमेय या एडिंग अप थ्योरम। सीमांत उत्पादकता को जोड़ दीजिए तो एडिंग अप थ्योरम के नाम से जाना जाएगा। ओके, आइए इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है। मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत की, आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाए गए। ओके, यहां पर पहली मान्यता प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है अर्थात श्रम तथा पूंजी का एक निश्चित अनुपात होता है और जिस अनुपात में आप उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ये प्रथम कोटि का पैमाने का स्थिर प्रतिफल को रिप्रेजेंट करेगा। पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में यदि पूंजी की मात्रा दुगनी कर दी जाए, श्रम की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो उत्पादन भी दुगना बढ़ेगा। क्लियर है, अर्थात आपकी पूंजी डबल हो गई, श्रम डबल हो गया तो उत्पादन भी डबल हो जाएगा। ये एजम्पशन है कि हम उत्पादन के स्थिर पैमाने के प्रतिफल, अब याद रखना यहाँ पे एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज किया जा रहा, पैमाना, यानी ये सिद्धांत दीर्घ काल से रिलेटेड है। लॉन्ग रन आपका
ये है, यानी ये जो एवलर प्रमेय है ये दीर्घकाल पे ही काम करेगी, पैमाने की स्थिर प्रतिफल पे कार्य करेगी। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ये रिटर्न टू स्केल नहीं, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ में ये वर्क नहीं करेगा, अल्पकाल में वर्क नहीं करेगा। इसीलिए एवलर ने यहाँ पे यूज किया पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल सदैव दीर्घकाल में कार्य करता है। क्लियर है? उत्पादन के साधन पूर्णतः विभाजित है, आप डिवाइड कर सकते हैं। साधन पूरक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरक का मतलब यदि एक साधन को बढ़ाया जाए, मान लीजिए पूंजी को बढ़ाया जाए, तो पूंजी को बढ़ाने के साथ ही साथ आपको लेबर बढ़ाना अनिवार्य है। और यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, यदि पूंजी आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक है लेबर की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो एक साधन बढ़ाने से दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी। ये पूरकता का एक क्वालिटी है। याद रखना, पूरक साधन वो साधन होते हैं जैसे एक सिलाई मशीन के साथ एक टेलर। यदि सिलाई मशीन बढ़ाओगे उत्पादन नहीं बढ़ेगा, एक टेलर आपको लाना पड़ेगा। तो जैसे आप एक टेलर लाएंगे उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था स्टैटिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैटिक इकोनॉमी है। ये पूछा जाता है एवलर थ्योरम कहां पर लागू होती है? दीर्घकाल स्टैटिक, अर्थात फर्म को कोई एडिशनल लाभ नहीं होता, जितना उसके पास उत्पादन होता है वो सब का सब लगा देता है किस पे? उत्पादन के संसाधनों पर। और याद रखना, जब अर्थव्यवस्था स्टैटिक है, लाभ नहीं है। हमने क्या आपसे बताया? ये काम करता है दीर्घकाल में, और दीर्घकाल का संतुलन का नियम ये कहता है कि दीर्घकाल के संतुलन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं प्राप्त होता, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की यहाँ पे बात की गई है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दीर्घकालिक सिद्धांत है, हम बार बार आपको रिवाइज कर रहे हैं और परफेक्ट कंप्लीट। क्लियर है? मान्यताएं आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये एजम्पशंस आपको याद करनी होगी। नेट के स्टूडेंट्स एंड पीजीटी के स्टूडेंट इस पर फोकस करेंगे। नाउ इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर पी आपका टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ फंक्शनल रिलेशनशिप है, फलनात्मक संबंध है, फलनात्मक संबंध है। सी पूंजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल श्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का उत्पादन फलन है। और प्रोफेसर यूलर ने दो उत्पादन के संसाधन, एक मांगना है उन्होंने कैपिटल और दूसरा इन्होंने लेबर। अब देखिए इसका टोटल डिफरेंशिएशन किया गया। तो टोटल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये देखिए जो मिला, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी उत्पादन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सीमांत उत्पादकता किसकी है? पूंजी की, और पूंजी की संख्या से आप गुणा कर दीजिए। सीमांत उत्पादकता पूंजी को पूंजी की संख्या से गुणा कर दीजिए, प्लस ये सीमांत उत्पादकता किसकी है? श्रम की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ठीक है। और नंबर ऑफ लेबर जितने उस फर्म में लगे उन लेबरों से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि सारा प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ जाएगा, सब उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये टोटल डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ऐसा मिलता है। तो अगर हमने क्या कहा कि पूंजी को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाए और श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाए तो कुल उत्पादन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसे उत्पादन समाप्ति प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आइए रेखा चित्र के माध्यम से हम और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं। रेखा चित्र में हमने आधा अक्ष O एक्स है, यहाँ पर मैंने लेबर को लिया है, और लंब अक्ष Y पर हमने क्या कहते हैं टोटल प्रोडक्शन को लिया है। लेबर के साथ हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर कैपिटल इन्वॉल्व है, पूंजी इन्वॉल्व है। हमने जब लेबर की नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे पास ओएल लेबर से हमने उत्पादन प्राप्त किया, टीपी टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम टी के नाम से जानते हैं। तो ये मेरे पास एक उत्पादन फलन है जो ब्लैक लाइन से आप देख सकते हो, ये ब्लैक लाइन से आपका उत्पादन है। सपोज दैट हमारे पास हमने इतना उत्पादन किया एल आपका जी, तो ये एल जी आपका क्या होगा? एल जी आपका होगा टोटल प्रोडक्शन।
ये आपका LG क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। OL क्या है, नंबर ऑफ लेबर है, नंबर ऑफ लेबर है। तो जहां पर आपका कुल उत्पादन हुआ है वहां से एक आप ढाल रेखा खींचिए, ये ढाल रेखा है। आपने ढाल रेखा खींचा जो लंब अक्ष को काटती है और यहां से आधार अक्ष के पैरेलल एक और रेखा खींचा जो यहां पर के बिंदु पर काटती है। क्लियर है? आपके पास एक थीटा एंगल बन गया। याद रखना, कहीं पर भी आप किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालते हो तो स्लोप का तात्पर्य ये होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहां पे मैंने स्लोप निकाल लिया, तो स्लोप क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना हुआ। अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपका LG टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है। अब देखिए आपके पास L और K मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है एंड G एंड K मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। और यहां पर टोटल कैपिटल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, LG बराबर क्या होगा, LG बराबर आपका GK प्लस LK। ये आपका कुल उत्पादन जो LG है वो श्रम पूंजी का उत्पादन GK, जो ये पोर्शन को दिखा रहा है GK, और श्रम का पोर्शन LK, यदि इनके सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाता है तो पूरा उत्पादन बढ़ जाता है। अब हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी संसाधन को उसके सीमांत उत्पादकता यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता को यदि उसकी इकाइयों से गुणा कर दें तो हमें पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी का शेयर मिल जाएगा, और श्रम की सीमांत उत्पादकता MPL और लेबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये श्रम का शेयर मिल जाएगा, और ये इक्वल है तो अर्थात पूरा उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन अगर P का मान ज्यादा रह जाए, यदि उत्पादक के पास इनको बांटने के बाद कुछ रह जाए, डेल F अपॉन डेल C इंटू C प्लस डेल F अपॉन डेल L इंटू L, यदि P इज ग्रेटर देन ये हो जाए तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है। और अगर P का मान कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कार्य कर रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब शॉर्ट रन हो, अल्पकाल में ही ये पॉसिबल है कि उत्पादन प्रोड्यूसर के पास दोनों संसाधनों को बांटने के बाद, दोनों संसाधनों के पास बांटने के बाद बच जाए, या दोनों संसाधनों के बांटने के बाद उसके पास कुछ भी ना बचे अर्थात उसको कुछ कम पड़ जाए, तो ये शॉर्ट रन में पॉसिबल है, बट दीर्घकाल में लॉन्ग रन में केवल यही पॉसिबल है। क्लियर है? अब हम दीर्घकाल की बात करते हैं, तो दीर्घकाल में याद रखिएगा, दीर्घकाल में औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत जो होता है LAC जो होता है, हम इसके इस पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। ये पॉइंट डिक्लाइन और यानी वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, और ये आपका है ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, ये दोनों पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं रहते हैं। दीर्घकाल में एक फर्म संतुलन में देखिए LA लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जो यू आकार का है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो यू आकार का, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मूल्य रेखा जिसे हम AR इक्वल टू MR कह सकते हैं क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, इसीलिए ये पैरेलल है इसके एक्स अक्ष के, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, अतः OTP टोटल प्रोडक्शन होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेस पे देख लेते हैं, तो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज हम देख सकते हैं कि यहां पर एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन आपका कहां पर है, इवन पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स को रिवार्ड वास्तव में इस पॉइंट पर मिलेगा, जहां पर कहां पर AFC इक्वल टू MFC इक्वल टू MRP इक्वल टू ARP होगा।
तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा और फर्म को सामान्य लाभ शो करेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर यूलर ने बताया कि एक उत्पादन के संसाधन या दो उत्पादन के संसाधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर ही रिवार्ड मिलेगा, और यदि इस रिवार्ड से ज्यादा या कम होता है तो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक की यह प्रक्रिया होती है कि वो बढ़ाते या घटाते जाए। तो एवलर थ्योरम ये कहेंगे, एवलर ने बताया कि सीमांत उत्पादकता के बराबर ये संसाधनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पुरस्कार दे दे, वितरण कर दें तो उत्पादन समाप्त हो जाएगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। थैंक यू।